नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के माइनर पेपर को, जिसका नाम है राइट्स बेस्ड गवर्नेंस, यानी कि अधिकारों पर आधारित शासन। माइनर पेपर है सेमेस्टर फिफ्थ का, तो जिस भी स्टूडेंट के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए माइनर है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास है। और इस क्लास का जो वन शॉट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यदि आपने अभी तक वन शॉट क्लास नहीं देखी है, तो पहला यही काम है कि भाई वन शॉट क्लास देखो। उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेगमेंट को देख लो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस अपने अंदर फील होगा। एग्जाम में आप अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपीयर होंगे। और डाउनलोड करनी है आपको पीडीएफ हमारी वेबसाइट से, जिसमें आप स्टडी मटेरियल टैब पे जाओगे, सेमेस्टर फिफ्थ के फोल्डर में जाओगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही एज यूजुअल। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन ए की। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानव अधिकार क्या है। ह्यूमन राइट्स आर बेसिक इनहेरेंट एंड यूनिवर्सल राइट्स टू विच एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल सिंपली बाय बीइंग ह्यूमन। यानी कि मानव अधिकार वे मूल जन्मजात और सार्वभौमिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी कि मानव होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं वो हमारे मानव अधिकार कहे जाते हैं। और ये बाउंड्री से रिलेटेड नहीं होते, यानी कि जरूरी नहीं कि इंडिया में इंडियंस को ही मिलते हैं, कोई भी कंट्री का हो उनके लिए ये होते हैं। दीज राइट्स आर असेंशियल फॉर डिग्निटी, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि ये अधिकार गरिमा, समानता, स्वतंत्रता और समग्र मानव विकास के लिए आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट टू फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों की कोई दो विशेषता बताओ। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड अप्लाई टू ऑल पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी मानव अधिकार सार्वभौमिक है, पहली विशेषता, और बिना किसी भेदभाव के सब पर लागू होते हैं। दे आर इन एनी inalienable, meaning they cannot be taken away, transferred और denied under any circumstance। यानी कि ये अविच्छेद्य हैं और इन्हें छीना नहीं जा सकता, स्थानांतरित नहीं किया जा सकता या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट टू हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार क्या है। द राइट टू हेल्थ रेफर्स टू द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू enjoy the highest attainable standard of physical and mental health, including access to healthcare services, safe water, nutrition, sanitation and healthy environment। यानी स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च स्तर संभव स्तर का आनंद ले सके, जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ जल, पोषण, स्वच्छता और स्वस्थ पर्यावरण शामिल है। नेक्स्ट है, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के अधिकार का महत्व बताओ। क्या महत्व है राइट टू हेल्थ का। द राइट टू हेल्थ इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड डिग्निटी। यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार मानव जीवन और गरिमा के लिए आवश्यक है। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूसेस इनइक्वलिटी, स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ सिस्टम एंड सपोर्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस। यानी कि यह जीवन की गुणवत्ता सुधारता है, असमानता को कम करता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करता है और आर्थिक उत्पादकता व सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। इसमें राइट टू हेल्थ का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, यानी कि मानव अधिकार आंदोलन के विकास से आपका क्या तात्पर्य है। द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स मूवमेंट रेफर्स टू द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स थ्रू हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स अगेंस्ट ऑपरेशन, inequality and injustice leading to global recognition of human rights। यानी कि मानव अधिकार आंदोलन के विकास से आज से उत्पीड़न, असमानता और अन्याय के विरुद्ध ऐतिहासिक संघर्षों के माध्यम से मानव अधिकारों के क्रमिक विकास और वैश्विक मान्यता से है। यानी कि एक लंबा स्ट्रगल के बाद हमें इन ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्निशन मिली है ग्लोबल लेवल पे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफर डेवलप किया है ह्यूमन राइट्स मूवमेंट ने, इसे हम इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स या ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट का एवोल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूडीएचआर, सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा क्या है। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1948 दैट डिफाइंस फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। यानी कि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो कि विश्व स्तर पर संरक्षित किए जाने वाले मौलिक मानव अधिकारों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है, स्टेट वन सिग्निफिकेंस ऑफ यूडीएचआर, यानी यूडीएचआर का कोई एक महत्व बताओ। द यूडीएचआर सर्व्स एज द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉज
एंड प्रमोट्स डिग्निटी, इक्विलिटी एंड फ्रीडम फॉर ऑल इंडिविजुअल वर्ल्ड वाइड, यानी कि यूडीएचआर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों की नैतिक और कानूनी आधारशिला है तथा विश्व स्तर पर सभी व्यक्तियों की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का काम करता है। अब हम मूव करते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट बेस्ड अप्रोच टू गवर्नेंस, यानी कि शासन में अधिकार आधारित दृष्टिकोण क्या है। ये क्वेश्चन आपसे टाइटल का क्वेश्चन है, छोटा, बड़ा और बीच वाला हर तरीके के क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछे जाने के चांसेज है। राइट बेस्ड अप्रोच treats citizens as right holders and the state as the duty bearer, where welfare schemes are considered legally entitlements rather than चैरिटेबल बेनिफिट्स, यानी कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण में नागरिकों को अधिकार धारक बनाया है और राज्य को कर्तव्य धारक बनाया जाता है, जहाँ कल्याणकारी योजनाओं को दान नहीं बल्कि कानूनी अधिकार माना जाता है। यानी कि जो सरकार हमारे लिए योजनाएं लाती है वो नागरिकों के लिए दान नहीं है, वो तो उस पे तो राजनिक रागनिको सॉरी नागरिकों का क्या है, उस पर अधिकार है। यानी कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि ऐसा करे और ये सिटीजन्स का अधिकार है कि उनको ऐसा मिले। ये अप्रोच क्या है, राइट बेस्ड गवर्नेंस अप्रोच है। नेक्स्ट है, मेंशन टू फीचर्स ऑफ द राइट बेस्ड अप्रोच, यानी कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण की कोई दो विशेषता बताओ। The right-based approach emphasizes accountability of the state and transparency in the governance, यानी कि अधिकार आधारित दृष्टिकोण राज्य की जवाबदेहिता और शासन में पारदर्शिता पर बल देता है। It also promotes citizen participation, equality and non-discrimination, यह नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, साथ ही में समानता को बढ़ावा देता है और भेदभाव को कम करने की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने का काम करता है। व्हाट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि सूचना अधिकार जिसे हम आरटीआई कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या है। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 empowers citizens to seek information from public authorities to promote transparency and accountability in government functioning, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है या अधिकार देता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता क्या हो, सुनिश्चित हो। यानी कि नागरिक अब सरकारी उपक्रमों से या सरकारी संस्थाओं से सूचना माँग सकता है और ऐसा माँगने का उसे क्या है, अधिकार है। इससे शासन की पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ में उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट, स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई एक्ट, यानी आरटीआई अधिनियम का एक उद्देश्य बताओ। One objective of the RTI Act is to reduce corruption by making government information accessible and ensuring accountability of public authorities, यानी कि आरटीआई का जो अधिनियम है उसका उद्देश्य है सरकारी जानकारी को सुलभ बनाकर भ्रष्टाचार को कम करना और सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना ताकि करप्शन कम हो सके। दैट्स वाई। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा इंपॉर्टेंट है भाई। मनरेगा क्या है? मनरेगा इज ए राइट बेस्ड वेलफेयर स्कीम enacted in 2005 that guarantees at least 100 days of wage employment to rural household in a financial year, यानी कि मनरेगा 2005 में एक अधिकार आधारित कल्याणकारी योजना है जो कि ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करती है। यानी कि आपका इस बात के लिए अधिकार है कि आपको क्या मिले, कम से कम 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट आपको मिले, ऐसा देने वाला जो एक्ट है दैट इज मनरेगा एक्ट। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, व्हाई इज मनरेगा कोल्ड ए राइट बेस्ड स्कीम, यानी कि मनरेगा को अधिकार आधारित योजना क्यों कहा जाता है, ये पूछा जाने के चांसेस है। मनरेगा इज कोल्ड ए राइट बेस्ड स्कीम बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज ए लीगल एंटाइटलमेंट एंड फेलियर टू प्रोवाइड वर्क रिजल्ट्स इन एन एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, यानी कि मनरेगा को अधिकार आधारित योजना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रोजगार एक कानूनी अधिकार है और आपने रोजगार के लिए अप्लाई किया और अगर आपको काम नहीं मिला तो इसमें क्या मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान है। दैट्स वाई इसे राइट बेस्ड स्कीम कहा जाता है, यानी कि आपका अधिकार है, आपको रोजगार मिले, नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइट टू एजुकेशन, यानी आरटीई एक्ट 2009, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है। द आरटीई एक्ट 2009 मेक्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अब देखो ये सारे अधिनियम किस-किस तारीखों को लागू हुए हैं, एक बार इन सबको आप गूगल ज़रूर कर लेना। मैं वो चीज़ मेरे माइंड से स्लिप हो गई, मैं वो तारीख नहीं ला पाया। हालाँकि मेरे को ये तो याद है कि 1 अप्रैल 2009 को ये इनेक्टेड या लागू हुआ था। बाकी और जो अधिनियम हैं उनको आप गूगल ज़रूर करना, उनकी तारीखें आपसे पूछने के चांसेज़ है।
वो मैं रह गया, पता नहीं किसी माइंड से स्लिप हो गई। खैर कोई नहीं। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में पहुंचते हैं, ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन। पहला ही है, व्हाट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी एनएचआरसी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है? द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन is an independent statutory body established in 1993 to protect and promote human rights in India। यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कब स्थापना हुई? वापस गूगल करना पड़ेगा आपको। 1993 में स्थापित हुई, तारीख आपको याद करनी पड़ेगी वहां से। एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करना है। स्टेट वन फंक्शन ऑफ एनएचआरसी यानी एनएचआरसी का कोई एक कार्य बताओ। वन फंक्शन ऑफ एनएचआरसी इज टू inquiry into complaints related to violations of human rights and recommended corrective measures। यानी कि एनएचआरसी का एक कार्य मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच करना है और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एसएचआरसी यानी राज्य मानव अधिकार आयोग क्या है? The State Human Rights Commission is a statutory body at the state level responsible for protecting and promoting human rights within the state। यानी राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य स्तर पर स्थापित एक वैधानिक संस्था है जो राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करती है। इस कमीशन का हेड कौन है यानी चेयरपर्सन कौन है, वो आपको जरूर गूगल करना है। इसी हिसाब से आरएचसी यानी एनएचआरसी को भी आपको करना है कि कौन वर्तमान में उसका चेयरपर्सन है, अध्यक्ष कौन है, वो जरूर आप गूगल करना। मैं यहाँ पे माइंड से स्लिप हो गया वरना मैं ले आता। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? इसका भी कौन अध्यक्ष है वो भी आपको गूगल करना है। द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इज a statutory body established to safeguard and promote the rights and interest of women in India। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना भारत में महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए की गई है। स्टेट वन फंक्शन ऑफ एनसीडब्ल्यू यानी कि जो नेशनल क्या है, कमीशन ऑफ वीमेन है, इसका कोई एक कार्य बताओ। वन फंक्शन ऑफ एनसीडब्ल्यू इज टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वीमेंस राइट्स एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वीमेन सेंट्रिक पॉलिसी। यानी कि एनसीडब्ल्यू का एक कार्य महिलाओं के अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच करना है और महिला केंद्रित नीतियों पर सरकार को सलाह देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्ड राइट कमीशन? बाल अधिकार आयोग क्या है? The Child Right Commission is a statutory body that ensures protection and promotion of child rights as provided under law and international conventions। यानी कि बाल अधिकार आयोग एक वैधानिक संस्था है जो कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसार बाल अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करना सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स कमीशन। बाल अधिकार आयोग का एक कार्य बताओ। One function of the Child Right Commission is to address complaints related to violations of child rights and monitor child welfare laws। यानी बाल अधिकार आयोग का एक कार्य बाल अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा करना है और बाल कल्याण कानूनों की निगरानी करना है। नाउ वी आर मूव ऑन यूनिट फोर्थ, व्हाट इज द नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज यानी कि अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी established to protect the rights and interest of SC and STs। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना एससी और एसटी के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए की गई है। व्हाट इज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है? द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिकॉग्नाइजेज फॉरेस्ट एंड लैंड राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओवर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलर्स टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस। यानी कि वन अधिकार अधिनियम 2006 अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन एवं भूमि अधिकारों को मान्यता देता है और ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का कार्य करता है। स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। वन अधिकार अधिनियम का कोई एक उद्देश्य बताओ। वन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट इज to ensure livelihood security and empower tribal communities through legal recognition of forest rights। यानी वन अधिकार अधिनियम एक उद्देश्य वन अधिकारों की कानूनी मान्यता देकर जनजातीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है। एंड द 25th क्वेश्चन इज व्हाई इज द
फॉरेस्ट राइट एक्ट कॉल्ड ए राइट बेस्ड लॉ, यानी वन अधिकार अधिनियम को अधिकार आधारित कानून क्यों कहा जाता है? The Forest Right Act is called a right-based law because it converts forest access from administrative permission into legally enforceable rights। यानी कि वन अधिकार अधिनियम को अधिकार आधारित कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वन संसाधनों तक पहुंच को प्रशासनिक अनुमति से कानूनी अधिकार में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन राइट बेस्ड गवर्नेंस। अब अधिकार आधारित शासन में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स rights based governance by interpreting the constitution, safeguarding fundamental rights and ensuring accountability of the executive and legislature। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का कार्य करती है और साथ ही में कार्यपालिका व विधायिका की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करके अधिकार आधारित शासन की रक्षा करती है। ये इसका बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन टूल यूज्ड बाय जुडिशरी टू प्रोटेक्ट राइट्स। अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायपालिका द्वारा प्रयुक्त एक साधन बताइए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL इज एन इम्पोर्टेंट जुडिशियल टूल यूज्ड टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। यानी कि जनहित याचिका न्यायपालिका द्वारा उपयोग लाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे वंचित और कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में मैंने बड़े वाले क्वेश्चन रखे हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार है, उदाहरणों की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने की पूरे पूरे चांस है। एक्सप्लेन द राइट टू हेल्थ एज ह्यूमन राइट, यानी कि अब आपको अलग अलग राइट भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं और उनका आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करवाया जा सकता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा के महत्व पर चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने के चांसेज है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द राइट बेस्ड अप्रोच टू गवर्नेंस, यानी कि शासन में अधिकार आधारित दृष्टिकोण की व्याख्या करो। ये क्वेश्चन टाइटल की ओर जाता है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यानी कि RTI 2005 के बारे में आपसे व्याख्या करवाई जा सकती है। मनरेगा से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक्सप्लेन द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC का रोल क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपसे SHRC का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैंने इस PDF में इन्वॉल्व किए हैं और साथ ही में सेक्शन C भी मैंने इंक्लूड किया है जिसमें बड़े क्वेश्चन हैं और बड़े क्वेश्चन आंसर के साथ है। तो आप इस PDF को एक्सेस करें, आप PDF को डाउनलोड करें, सारे क्वेश्चन हैं। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वन शॉट वाले क्लास है उससे भी आप गो थ्रू हो जाइए वहाँ से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इस सेगमेंट से आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। एग्जाम में आप अच्छा कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो ये हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेमेस्टर 5th का जो माइनर पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास रही। होप आपको ये समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली आपको कमेंट भी करने हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। एग्ज़ाम के बाद आप इधर आके फिर से कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।